बोहर का मॉडल क्या था, जरूरत क्या पड़ गई बोहर के मॉडल की? बोहर के मॉडल की जरूरत ये पड़ गई, हम अभी भी अंधेरे में है, चैप्टर का नाम रखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर मेरे को पता ही नहीं, आई एम नॉट अवेयर कि क्या है, क्योंकि रदरफोर्ड को तो दो दो बातों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या बात ने डिस्क्वालीफाई किया? एक तो इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, और आई कैन से एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए था। दूसरी फाइट क्या आई थी? एक बहुत ही खतरनाक सा स्पेक्ट्रम आ गया था, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पफर्न हम्फ्री नाम की सीरीज का, जो हम रदरफोर्ड के दरवाजे लेके गए, उसने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया कि मेरे बस का नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इतनी सारी लाइंस, इतना सब कुछ मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है। ही सरेंडर्ड। तो जब उनके पास दो दो चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम में ही, लीव सोडियम पोटेशियम रुबिडियम यूरेनियम, उनको तो भूल ही जाइए। तो तब हमें जरूरत लगी बोहर। अब बोहर पढ़ाने से पहले क्यों मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया, क्यों मेरे सिलेबस ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया? क्योंकि आपको पैकेट्स वाली बात इससे पहले ही बतानी थी। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी और प्लैंक्स दोनों साथ साथ चलते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास क्लोज की थी। यानी कभी तो मैं मान लूंगी रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस आ रही है, कभी मेरा मन करेगा या जहां मेरे को रीजन नहीं मिलेगा मैं मान लूंगी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही, क्योंकि दोनों चलता है, टिल डेट यही चल रहा है। इतनी एडवांसमेंट के बाद भी कोई ऐसी थ्योरी या कोई ऐसा क्लेम नहीं आया कि इन दोनों में से कोई एक तो गलत था। नो, बोथ आर करेक्ट, और हम उन दोनों को साथ ही लेके चलेंगे। क्लियर हो गया सबको ये तो लास्ट क्लास तक? अब ये जो इतने दिन से आपको पढ़ाया जा रहा है, द मोस्ट जिसे कहते हैं ना हार्ट बीट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस। फिजिक्स में आपकी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी 12th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, प्लैंक नहीं है फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर बोहर पे है, यहाँ एक टॉपिक है, वहां पूरा चैप्टर बोहर पे है। तो फिजिक्स वाले क्लास 12th में आपको ये नहीं कराएंगे। कुल मिला के मॉडर्न फिजिक्स कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 चैप्टर, ऑल 4 चैप्टर आर कवर्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसको हम अब उस तरह से पढ़ेंगे, 12th की फिजिक्स में टीचर्स बोलेंगे तुम पढ़ के आए थे। बोहर के मॉडल को बिना किसी प्री सेट ऑफ माइंड से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज पता चलेंगी जो तुम्हें 9th क्लास में नहीं बताई गई बोहर देने से पहले। अब रदरफोर्ड जब पूरा क्रैश हो गया, बोहर ने बड़ी चालाकी करी। कोई साइंटिस्ट क्या सोच के अपनी थ्योरी, थ्योरी और हाइपोथेसिस में फर्क क्या है? थ्योरी तो आप वर्ड शुरू से सुनते आ रहे हैं, हाइपोथेसिस का मतलब है पक्का ऐसा होता होगा, बिकॉज नोबडी कैन सी। तो हाइपोथेसिस जब भी टर्म आती है मींस ऐसा ही होता होगा, यू कैन नॉट सी बट फ्रॉम द डेटा आई कैन गेस पक्का ऐसा हुआ होगा। तो हाइपोथेसिस इज दिस। बोहर के पास चैलेंज क्या था? एक तो चैलेंज बोहर, अगर मैं और आप बोहर हैं, हम सबसे पहले क्या सोचेंगे? यार नोबेल प्राइज मिल जाएगा, एक थ्योरी डालते हैं, हाइपोथेसिस डालते हैं। क्या डालें? अवार्ड मिल जाएगा, टॉप कर जाएंगे, यही होती है हमारी ख्वाहिश। तो हम हाइपोथेसिस क्या डालें जिस पे रदरफोर्ड फेल हुआ है, उस जगह अपने आप को सेफ कर लेते हैं। जो सवाल रदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाया, अगर मैंने उन सवालों के जवाब दे दिए तो आई एम द बॉस। दैट इज वाई बोहर अब तक पढ़ाया जा रहा है। अब बोहर ने ये चालाकी, ये समझदारी की कि अगर रदरफोर्ड की बात सही होती तो इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, राइट? हुआ है नहीं, तो पक्का कोलैप्स तो हो ही नहीं रहा है। रदरफोर्ड नहीं इस बात को रिलेट कर पाए कि क्यों नहीं कोलैप्स हो रहा, लेकिन ये तो मेरी क्लास को भी पता है भाई, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहा, इस पेन को एक एटम इंटैक्ट है, आपकी बुक कॉपी चारों तरफ सारे एटम्स इंटैक्ट है, मतलब कोलैप्स तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिंदा है, बहुत देर तक जिंदा है, जब तक हम कुछ उसके ऊपर डिस्टरबेंस ना करें। एनीथिंग? रोहन, आपको स्क्रीन ब्लर तो नहीं दिख रही है? नो मैम। हमारे यहाँ नेट स्लो है तो हमारे यहाँ ब्लर होगी, और अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ा मुझे लगा इशू है तो मैं लास्ट ईयर का सेम लेक्चर डालूंगी, बिकॉज आज हमारा एक इंटरनेट डाउन है। ठीक है, चलिए। सो उसके बाद बोहर को लगा अगर मैं ये बात मानने पे सबको मजबूर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है और कोलैप्स भी नहीं हो रहा, उस बात को दिमाग में रखते हुए बड़ी ही चालाकी से उन्होंने पहले 3 पोस्टुलेट बना के तैयार करके दिए। और वो क्या थे? चेक, और एक एक नोट होंगे मेरे बताने के बाद। पहला, उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट तो एज इट इज रदरफोर्ड का उठा लिया, बिकॉज रदरफोर्ड वाज एब्सोल्युटली राइट अबाउट न्यूक्लियस टिल डेट।
तो उन्होंने कहा यस, स्मॉल हैवी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था कि घूमते वो एनर्जी एमिट करेगा, अपने खर्चे पे करेगा, कोलैप्स हो जाएगा, उसको उन्होंने आंसर किया पोस्टुलेट 2, 3, 4 में। कि कोई मेरे से पता ही है सबको किस सवाल पे सारी दुनिया अड़ी हुई थी, उसी सवाल के जवाब हम देने आ गए। तो पहला पोस्टुलेट तो नथिंग न्यू फॉर अस, ये तो हम 9th क्लास से जानते हैं। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा, और इसमें थोड़ी पेशेंस रखिएगा, आधा घंटा लगेगा आपको ढंग से पिक्चर क्लियर होने में कि बात क्या हो रही है। इट विल टेक हाफ एन आवर आराम से। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी मैंने आज ही देखी एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही तो नहीं कह देते बच्चों को, है वाकई में है। फिक्स्ड या स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लास 9th में या अभी भी आपको इस स्टेशनरी का क्या मतलब पता है? अपनी जगह से हिलता नहीं है, राइट? यही है ना, खिसकेगा नहीं अपनी जगह से। स्टेशनरी का मतलब यही, और सर्कुलर तो हम जानते ही हैं। चलो, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। क्या क्लास 9th में एनर्जी लेवल वर्ड दिया था? एनर्जी लेवल्स। अब मैं जब 9th में थी, या मैं जिस भी 9th 10th के बच्चे से मिलती हूँ, जरूर एक बार बोहर के बारे में उससे हल्का सा पूछती जरूर हूँ, बातों बातों में। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, मैं सिर्फ यही देखती हूँ, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले जब मैं 9th में थी, 35-40 साल पहले, तब के बच्चे में और अब के बच्चे में कोई फर्क है या मामला एक ही है? जस्ट वो ट्राई करने के लिए, व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, लेट मी शेयर। आप बताना कि आप भी यही सोचते हो? ये रहा बीच में न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और अगर कोई चार्ट या मॉडल बनवाता भी है आपसे, तो आप स्ट्रॉ से, एक आधी कटी हुई स्ट्रॉ से एक ऑर्बिट बनाते हैं और उसमें एक बॉल, आधी कटी हुई टेबल टेनिस की बॉल लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। मेरी तो इमेजिनेशन एटम की यही थी। बड़ा धोखा हुआ जब बाद में पता लगा ऐसा नहीं होता। बट यस, मेरी इमेजिनेशन क्लास 10 तक यही थी। न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ स्पेस में एक छल्ला सा, रिंग सा सर्कुलर बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फिर एक और रिंग है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर एक और रिंग है, उसके अंदर अभी तो पता नहीं कितने घूमते हैं, आप लोग शायद 8 या 18 कुछ पढ़ के आए होंगे। इस तरह से मैं एटम को इमेजिन करती थी जब मेरे को बोहर पढ़ाया गया था। आप भी क्या ऐसे ही सोचते हैं एटम को? नथिंग लाइक रिंग पड़ा है और उसके अंदर बॉल की तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसी कुछ सड़क नहीं बनी हुई है। देयर इज नथिंग कुछ सड़क बनी हुई है या ऐसा कोई पैसेज बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं। ये फिक्स्ड एनर्जी होती है। स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनका नाम क्या दिया गया? एनर्जी लेवल्स। यानी न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर एक लेवल होगा, इलेक्ट्रॉन या तो वहां घूम रहा होगा, या दूसरा लेवल होगा वहां घूम रहा होगा, या तीसरा लेवल होगा वहां, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7th से आगे मुझे जाना नहीं पड़ा। मेरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, 121 एलिमेंट 7th में, 7th और 8th के अंदर खत्म हो गए। वो आपको आज इसी चैप्टर में पता चल जाएगा। सो इस तरह से बोहर ने कहा। मेरी तो बात समझ में नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हो, और क्लैरिटी लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले लेवल में घूम रहा है, उसकी एनर्जी पहले लेवल के बराबर होगी। एज्यूम कर लीजिए इस लेवल में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक टोकन रेंट देना पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल से मैच कर रही है, तभी इलेक्ट्रॉन इस लेवल में घूम रहा है। इससे मैच कर रही है तो इसमें घूम रहा है, इससे मैच कर रही है तो इसमें घूम रहा है। फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स, मतलब बीच में कुछ नहीं है, राइट? बीच में कुछ नहीं है। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, या तो आपका पैर इस सीढ़ी पे होगा या आपका पैर इस सीढ़ी पे होगा। क्या बीच में आप पैर रख सकते हो? नथिंग। ये मतलब है सीढ़ी इज फिक्स्ड। स्टेप्स, सीढ़ियां फिक्स्ड हैं, लेवल्स फिक्स्ड हैं। ये अगर पहला लेवल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी जिस पे आप खड़े, या इसके बराबर होगी। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। सीढ़ियों से रिलेट करना इस बात को। तो बोहर ने कहा जी ऐसा कुछ फिक्स्ड होता है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं फिक्स्ड होता है, फिर सवाल पूछेंगे स्टेशनरी का मतलब क्या है। स्टेशनरी का मतलब है एनर्जी इज फिक्स्ड। अगर वो इस लेवल में है तो उसकी एनर्जी सारी जिंदगी के लिए फिक्स है, और अगर वो इस लेवल में है तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, इस लेवल में है तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। दीज एनर्जीज आर फिक्स्ड, वैल्यूज आर फिक्स्ड।
दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसको कि सर्कुलर बोल दिया बोहर ने, और एक्चुअली में उसका नाम था एनर्जी लेवल्स। तो सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स को आज से हम क्या नाम देंगे? एनर्जी लेवल्स। ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी? E1। दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है E2, E3, E4 एंड टिल E इंफिनिटी। यानी इससे मुझे पता लगता है इंफिनिटी तक लेवल है। यस, इलेक्ट्रॉन पहुंचा सको पहुंचाओ, आज ही पहुंचाएंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन तुम जहां मर्जी ऑर्बिट में पहुंचा सकते हो, पहुंचाओ। इनफाइनाइट ऑर्बिट से, इसीलिए अभी से बता रही हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइन थी, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पड़े हुए हैं। तो यहां से बोर ने चालाकी शुरू कर दी कि जो चीज, इंटेलिजेंस शुरू कर दी, जो चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाया, मैं ऐसे हाइपोथेसिस दूंगा मेरे को सवाल ही नहीं पूछ पाओगे तुम लोग। सो अभी पहले 2 पॉस्टुलेट विद दिस डायग्राम नोट करिए, फिर अगले 3 पॉस्टुलेट पे एक साथ जाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। ने कुछ नया नहीं किया, ये आपको क्लास 10th में बताया जा चुका है, लेकिन एनर्जी लेवल्स पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया, ऑर्बिट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। जबकि अब हम किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं? एनर्जी लेवल्स पे। कि इनको आज के बाद अब ऑर्बिट्स बोले उससे बेटर है एनर्जी लेवल बोलिए, क्योंकि एनर्जी दर्शाता है। ये लाइन मेरे को बनानी इसीलिए जरूरी है कि शो करना होता है, इसीलिए। और बोहर ने बकायदा सर्कुलर बोला है, इसीलिए मैंने सर्कुलर लाइन बनाई है, यानी कि एक सर्कल बोला है। तो सर्कुलर इज अ वर्ड गिवन बाय हिम, सो वी कांट चेंज इट। नहीं, ये भी कह सकते हो ये तो मेरा कहने का तरीका है, उसके पीछे बहुत एविडेंस है जो आएंगे अब। ये तो मेरा कहने का तरीका है, ऐसे कि भाई चलो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फ्रेंडली रदरफोर्ड और बोहर आसपास ही बैठे हैं। ये मेरा बोलने का तरीका है। उन्होंने ये हाइपोथेसिस देने से पहले पता नहीं कितने साल सबूत इकट्ठा करने में लगाए, फिर उनको आइडिया लगा। प्रॉब्लम क्या है, हम सबूत पहले दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास 13-14 साल नहीं है। जब हम हाइपोथेसिस बताएंगे फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास लगेगी, पूरी लाइमन बामर पैशन। फिर आपको पता चलेगा भाई क्या इंटेलिजेंट आदमी था बोहर। उस जमाने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इनफाइनाइट लाइंस को कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया। बोहर को आज भी उसके इस डेटा को हम यूज कर रहे हैं। तो वो प्रूफ बाद में ला सकते हैं आपके सामने, पहले उसका हाइपोथेसिस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आएगा बिल्कुल, कह तो सकते हो आज की डेट में, तो कह सकते हो ही वाज टू शार्प। यही तो होता है, बाद में डिस्कवर करने वालों को पहले वालों का फायदा मिल जाता है। भाई तुम इसमें फेल हुए, हम तो शुरू ही वहां से करेंगे जहां से तुम फेल हुए। अब बोहर क्या कहते हैं, जैसे नेचर में हर चीज लो एनर्जी में रहना प्रेफर करती है। आप कहीं भी देख लो, पानी ऊंचाई पे मौका मिलते ही गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी है। आप खड़े हैं, मौका मिलते ही कुर्सी देख के बैठोगे, बैठे हो तो कुछ घंटे बाद आप लेट जाओगे अगर मौका मिले और सो जाओगे। नहीं सो के अगर तुम 24 घंटे निकालो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें सुनना बंद कर देती है। 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है वो मार कुटाई नहीं होता, 3rd डिग्री टॉर्चर है सोने ना दिया जाए। कि नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है अगर किसी को सोने ना दिया जाए। हाथ पैर तोड़ने से ज्यादा पॉपुलर 3rd डिग्री है डोंट अलाउ टू स्लीप टू क्रिमिनल्स। तो नींद आप ना ले वो पॉसिबल ही नहीं। कुछ तो क्लास में पूरी करते हैं यहाँ पे आप लोग। तो नींद इतनी जरूरी है, क्यों? लो एनर्जी, आप थक के आते हो, एक्साइटेड स्टेट, ये बोहर की बात थी। आप एक्साइटेड स्टेट में हो, भाग दौड़ के थक के आए, ये नेचर का लॉ है, एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड, वो नीचे आएगी आएगी। फिर एसी हमने और लगा रखे नीचे आने की। तो यही बात यहां नेचर के लॉ में चारों तरफ आप ये देखेंगे, यही बात बोहर ने कही। अगर इलेक्ट्रॉन को चॉइस है, अवेलेबल है, तो वो सबसे पहले उस लेवल को चूज करेगा जिसकी एनर्जी लोएस्ट है। आप ही देख लो, आपको जब तक मौका दिया जाए आप हमेशा बेस्ट सूटेबल एनर्जी वाली सीट चूज करोगे या बिस्तरा चूज करोगे जब आपको मौका दिया जाए। आप कंजस्टेड में, रिपल्शन में सोना ही नहीं पसंद करोगे। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एटम दे डू सो प्रेफरेबली, इफ पॉसिबल, इफ अवेलेबल, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। कभी किसी इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेट में दर्द नहीं होगा, मैं लो एनर्जी में क्यों जाऊं, मेरे को हाई एनर्जी में जाना है, नो वेज। उस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन इट विदाउट एमिटिंग एनर्जी। आ गई रदरफोर्ड वाली बात।
रदरफोर्ड के पास ये सबूत नहीं था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बिना एनर्जी एमिट किए घूम सकता है। मैक्सवेल के आगे घुटने टेक दिए थे उसने। लेकिन बोहर ने कहा जब घूमे ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहा, एटम कोलैप्स नहीं हो रहा, कुछ तो ऐसा नेचर ने अलाउ कर रखा है, नहीं तो एटम कोलैप्स हो गया होता। रदरफोर्ड नहीं चला पाए यहां तक आगे दिमाग। तो बोहर के पास क्योंकि कुछ प्रूफ्स थे, उससे उन्होंने साबित किया इसका मतलब नेचर में एक चीज चल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने डिसाइडेड ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में घूम रहा है, वो तब तक घूमता रहेगा जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। और उस एनर्जी लेवल में घूमने की शर्त है तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी एनर्जी को वहीं कंजर्व रखेगा। इट इज इंजीनियरिंग ऑफ नेचर। हमेशा ये होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में घूम रहा है, वो घूमता रहेगा अनलेस यू डू समथिंग। इट मींस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एटम स्टेबल रह सकता है जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी दखल ना दे। ये बोहर ने कह के रदरफोर्ड की बात को बिल्कुल अलग कर दिया, मैक्सवेल और सबको पीछे छोड़ दिया। मैक्सवेल कह रहा था इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, घूमेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। बोहर ने आके क्या हाइपोथेसिस दिया, बेटा गिर तो रहा नहीं है इलेक्ट्रॉन, घूम तो देखो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पीछे कोई तो साइंस है, और वो साइंस पक्का ये है कि कुछ ऐसे एनर्जी शेल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि मेरे शेल के अंदर अगर तुम आओगे, तुम्हारी लाइफ लॉन्ग एनर्जी इतनी ही रहेगी जब तक तुम्हें कोई छेड़े ना। दिस इज हैपनिंग, दिस मस्ट बी हैपनिंग। और मैं भी सबूत भी दिखाऊंगी उसका आपकी डे टू डे लाइफ से। थोड़ी सी अरे 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 10 एक मिनट दे दो, तुम्हारे हाथ खड़े होने से पहले सबका फोकस लूज हो जाएगा। लिख लो कि मेरे को ये सवाल पूछना है। आज तुम्हारे सवालों के जवाब के बिना मैं नहीं जाऊंगी, इसीलिए आज मैं कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं लाई, सारा थियोरेटिकल पार्ट लाई हूं कि आज तो आपके सवालों के जवाब मुझे कुछ तो देने पड़ेंगे। सो थर्ड पॉस्टुलेट और फोर्थ इकट्ठा नोट करना, पहले समझ लो। थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है भाई ग्राउंड स्टेट में, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब तक वो उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तुम उसको कुछ नहीं कह सकते, वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए बना है, वही घूमता रहेगा। हाँ, तुमने टांग अड़ा दी बाहर से तो बात अलग है। चौथा पॉस्टुलेट, लोएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिट की होती है सबसे पहले की। ये एनर्जी एनर्जी चल रहा है, लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है? मैंने बताया नेचर में हर चीज कम से कम कष्ट करना चाहती है, लोएस्ट एनर्जी। पत्थर भी जहां पड़ा है आपको कष्ट करना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए, नेचर ने जहां छोड़ा वो वहीं छूटा रहेगा। तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब अब मेरे केमिस्ट्री और एटम में क्या है, जहां पर भी जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे मौजूद होंगे। ये बात पूरी केमिस्ट्री में चलेगी, पहले 4 चैप्टर में बहुत बार बताई जाएगी। अगर किन्हीं दो चीजों में ए और बी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में फेंकी जाती है। कुछ भी दो चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी इज गिवन टू यूनिवर्स। इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। यस, कोई भी दो चीजों में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नियम है, रूल है, वो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी एमिट करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मींस, सी माय हैंड, ये है एनर्जी किसी चीज की, राइट? ये दो चीजें हैं जिनकी एनर्जी यहां है। व्हेन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, देयर एनर्जी फॉल्स। और इतना जो गैप है वो यूनिवर्स को भेजा जाएगा, फेंक दिया जाएगा यूनिवर्स में। और इनकी एनर्जी गिरते ही इनको क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी। तो कई बार, अब आपका पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम क्या है। दूसरा चैप्टर है कुल मिला के कितने एटम है, पीरियोडिक टेबल 121, उनको क्लासिफाई करो। क्या 121 एटम पढ़ने के लिए 121 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, उनको क्लासिफाई करो। तीसरा चैप्टर है एटम के पेट में क्यों दर्द हुआ, टू फॉर्म अ बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या फर्क पड़ रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेचर में अलग अलग थे, क्यों आग लगी इनको, आके बॉन्ड बना के वाटर बना दिया और लाइफ क्रिएट हो गई। दोनों को क्या चाहिए था? एनर्जी नीचे हो। दोनों किसके पीछे, नेचर कुदरत सारा किसके पीछे भाग रहा है? एनर्जी कम हो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास पास आए, बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एनर्जी नीचे और स्टेबल। आपकी फैमिली में आप देखिए, द फोर्स, द बॉन्ड यू शेयर विद योर पेरेंट, दैट इज अगेन अट्रैक्शन फोर्स, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। तो कहीं भी आप देखिए नेचर में जो है वही आपके लाइफस्टाइल में है। तो जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी बाहर फेंकी जाएगी। तो अब
यानी इतना मुझे समझ में आ गया कि लोएस्ट एनर्जी नेचर में सबसे ज्यादा फेवर्ड फिनोमिना है। आप आज ले लीजिए, 100 साल पहले ले लीजिए, 100 साल बाद ले लीजिए, लो एनर्जी इज मोस्ट फेवर्ड फिनोमिना। तो एनर्जी लोएस्ट किसकी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की। क्या कोई गेस कर सकता है पहले ऑर्बिट की एनर्जी ही लोएस्ट क्यों है? तो पास से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो कहानी सुनाई ना, ये इसके लिए सुनाई। कोई भी चीज मैं आपसे तब तक नहीं पूछूंगी जब तक मेरे को तसल्ली ना हो जाए। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दिया, बस शब्द आपने ढूंढने। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्यों लोएस्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, दे शेयर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यूनिवर्स को उतनी ही एनर्जी फेंक देंगे और अपनी एनर्जी उतनी ही कम। यही वजह है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे घूम क्यों रहा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स फोर्स कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी बाहर एमिट हुई। इट बॉट स्टेबिलिटी टू होल सिस्टम। न्यूक्लियस भी खुश है, स्टेबल हो गए। इलेक्ट्रॉन भी खुश है, स्टेबल हो गए। बस अब हमें कोई छेड़े ना। पर ऐसे कैसे होगा? हम आएंगे इनको छेड़ने, हम बॉन्ड बनाएंगे, हम कुछ ना कुछ फिर इनको लालच देंगे, बेटा और नीचे जा सकते हो, व्हाई नॉट, चलो जी। तो तीसरे चौथे चैप्टर में जाके आप वाटर बनाओगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग क्यों मिल गए, क्यों इन्होंने फेवर किया नेचर में। कोई भी चीज अपने आप हो रही है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, पक्का एनर्जी कम हो रही होगी। तो पूरा साल आपको ढूंढना एनर्जी कम क्यों हो रही है। हो तो रही है, ये तो पता लग ही गया, क्यों कम हो रही है, ये हमारे चैप्टर्स का काम होगा। सो फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है? एनर्जी इज लोएस्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट, इसीलिए वो सबसे पहले भरा जाएगा। इट विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो कैन आई से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, और यहां पर मैं ई इंफिनिटी लिख दूं। और कम एनर्जी वाले को क्या बोल के आए हैं हम? ग्राउंड स्टेट, राइट। इफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा लिखवाए बिना आगे चल लूं? अभी आप थोड़े जागे हुए से लग रहे हैं, सोए उससे पहले मैं ये पॉस्टुलेट कवर कर दूं, फिर तो अपने आप हम ऐसी चीजें ले आएंगे कि आपकी नींद उड़े ही उड़े। अगर तुमने फिर बदमाशी करी, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, अपनी लाइफ में सुखी बैठा है, और अगर तुमने बदमाशी करी और उसको एनर्जी फेंक दी, उसके ऊपर रेडिएशन डाल दी, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, जो मर्जी रेडिएशन, IR, UV, जो पसंद आया वो रेडिएशन डाल दी, एक्सरे, जैसे ही तुम उसके ऊपर एनर्जी डालोगे, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होनी नहीं, उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तुमने टारगेट करके उसके ऊपर एनर्जी डाली है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है भाई एनर्जी ज्यादा आ गई। ये शेल कहेगा सॉरी, मेरे पास रहने की एक ही शर्त थी, तुम्हारी एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए। अब तुमने किसी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तुम हाई एनर्जी पे हो गए, मेरा तो सीढ़ी का स्टेप यही था, अब तुम पे ताकत आ गई है तो तुम ऊपर चढ़ो जाओ, ये फ्लोर तो छोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को देखिए, जबरदस्ती में क्या फेंक रही हूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर? पैकेट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं रेडिएशन जब भी डालूंगी, मैं ये पैकेट बनाऊंगी कि आपको पता रहे डुअल होता है। एक पैकेट आया अंदर, उसने अपनी एनर्जी इसको दी, अब ये क्या करेगा? अपने शेल से पूछेगा, शेल कहेगा बेटा मेरी तो फिक्स्ड है एनर्जी, मेरे शेल की तो एनर्जी फिक्स्ड है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तेरे पास ज्यादा हो गई है, गेट लॉस्ट, बाहर जाओ। तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट या नेक्स्ट या नेक्स्ट, जिससे उसकी एनर्जी मैच करेगी, उसकी मजबूरी है, उसको उसी शेल में रहना अलाउड है। ये रूल नेचर का बना हुआ है। तो यहां पर इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इट हैज टू शिफ्ट टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। वो रह नहीं सकता उस ऑर्बिट, उस शेल में, उसको किसी भी एनी हायर ऑर्बिट में जाके बैठना पड़ेगा जिससे उसकी एनर्जी मैच हो। मुझे पता है आपका सवाल आएगा, मैच ही नहीं हुई तो? मुझे पता है ये सवाल आएगा, रुकना। 4 पेज की डीपीपी या 5 पेज की डीपीपी है, इस पे इतनी दी तो क्या, इतनी दी तो क्या, कितनी क्या, ये सब आएगा। बट पहले लॉजिक समझ लीजिए। if energy is if energy electron absorb energy, it has to shift to some higher energy orbit depending upon absorbed energy। उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड वन मोर थिंग, मान लो तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन राजी खुशी घूम रहा है, सोडियम 281, यही होता है 281, ये अपना तीसरे में लोएस्ट पॉसिबल, इसलिए तो अवेलेबल यही था, इसमें घूम रहा है अच्छा खासा। और अगर कुछ ऐसा करके मैं इससे एनर्जी, कुछ करके, वो कुछ बाद में करेंगे, 12वीं तक आएगा वो कुछ करना, कुछ करके इसको मैं फोर्स कर दूं बेटा एनर्जी एमिट कर, ये जब एनर्जी एमिट करेगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम।
इसको किसी ना किसी लोअर शेल में शिफ्ट, सॉरी अगर मैं 2-3 दिन शेल बोल दूं तो एक्सक्यूज मी, ये लेटेस्ट मॉडल का वर्ड है, गलती से मेरे मुंह पे आ सकता है, आपके लिए शेल अभी नहीं आया। तो अगर कोई बाहर वाले ऑर्बिट पे घूम रहा है और उसकी एनर्जी तुम किसी तरीके से निकाल लो, उसको कहां जाना पड़ेगा लौट के? लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में। तो ये बोला बोहर ने, जो हमें पहले अंदाजा था नहीं। तो अब जरा तीसरा और चौथा पॉस्टुलेट लिखिए। जो सवाल आपके घूम रहे हैं वो पांचवें पॉस्टुलेट में आ रहे हैं। हम ऐसे इनकी बातें मानेंगे नहीं जब तक हमें एनर्जी की वैल्यू नहीं मिलेगी। यही पढ़ना है, हम इतनी एनर्जी देते हैं, तभी तो रेड से नहीं निकला था। वो एनर्जी ऐसी नहीं है जो तुम लोग मेरे से लास्ट क्लास में पूछ रहे थे, मैं क्या कह रही थी, इधर सुनना, इधर उधर एनर्जी डेसिपेट हो गई, मेटल गर्म हो गया। अरे बेवकूफी बोल रही थी मैं भी, मेरे मजबूरी थी। अगर रेड वाला फोटोन इस पे आया होता, उसकी एनर्जी इतनी थी कि वो 10वें ऑर्बिट तक पहुंचा गया, फिर वापस गिर गया। वही आ रहा है अगला पोस्टुलेट, और वो एनर्जी वेस्ट होगी, आसपास मेटल गर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन उछले जरूर, कोई 5वें तक गया, कोई 8वें तक गया, कोई 100वें तक गया। इनफाइनाइट तक जाने की कैपेबिलिटी येलो वाले में थी। इनफाइनाइट वाला जो उछालना है ना, बाहर निकालना, इसी के क्वेश्चन होंगे अब कि इनफाइनाइट पे पहुंचाने का क्या पैकेट लगेगा, उस पैकेट की एनर्जी क्या होगी। सोडियम में येलो से मैच कर गई, जबरदस्ती ही सही। आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल में घूम रहा है तो घूमते हुए उसकी एनर्जी एमिट नहीं हो सकती, उसी शेल के अंदर रहते हुए उसकी एनर्जी एमिट नहीं हो सकती। तो रदरफोर्ड को तो टाटा बाय बाय बोल दिया, उनसे तो ऊपर आ गया मेरा हाइपोथेसिस। एवरी पॉस्टुलेट इज अटैच्ड विद एन एविडेंस, राइट। अब जो आपके सारे सवाल हैं उसकी तरफ हम आ रहे हैं, बट एटलीस्ट अब मुझे पता चल गया इलेक्ट्रॉन सारी लाइफ अपने ऑर्बिट में चुपचाप घूम सकता है, अनलेस आप उसको परेशान ना करें। तो उसके बाद अब परेशान करने का तरीका क्या है? एनर्जी लेवल है। या तो मैं एनर्जी उसको जबरदस्ती एब्जॉर्ब करा सकती हूँ, या कुछ हाइपोथेटिकली सोच के उसकी एनर्जी एमिट करा सकती हूँ। अब वही काम करना चाहूंगी मैं, प्रैक्टिकली ये कैसे होता है और उसका आउटपुट क्या होता है। हाँ जी, इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ई गोज माने इलेक्ट्रॉन गोज टू सम हायर लेवल। ठीक है, किसी ना किसी हायर लेवल में उसको जाना पड़ेगा। अच्छा, एनर्जी कब रिलीज होती है? जब इलेक्ट्रॉन गोज टू, बताओ, लोअर लेवल। आपके लिए छोड़ा हुआ है। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन गो टू लोअर लेवल। अभी कुछ लोगों ने पूछ रखा है लोअर लेवल भरा हुआ होगा तो क्या, मैं उसका जवाब नहीं दे पा रही हूं। वो अब उसी की तरफ जाना है, अगली स्लाइड पे आप जाने देते हैं तो ये नीचे जाएगा ही तब जब जगह खाली होगी। वही बताना है मेरे को, अगर ये नोट हो गया तो। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले मेरे को एनर्जी इज, इसे सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल कहते हैं। आप एनसीईआरटी उठाएंगे ना, बोहर के मॉडल के बाद एक हेडिंग है सक्सेस ऑफ बोहर, और उसमें स्पेशली एक क्वेश्चन आता है जेई नीट में भी, एसर्शन रीजन में भी, पिक एक्चुअल सक्सेस ऑफ बोहर। तो बोहर की जिस सक्सेस की वजह से आज तक आपको बोहर पढ़ाया जा रहा है, जबकि आप जिस दिन इसकी लिमिटेशन देखेंगे यू फील बिट्रेड, यू विल फील बिट्रेड। लेकिन उसकी एक सक्सेस जिसकी वजह से लेटेस्ट मॉडल पैदा हुआ, शॉर्डिंगर वेव मॉडल, वो बहुत बड़ी चीज है। तो पहले मैं बोहर की सक्सेस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड पे आती हूँ, फिर आपके सवालों के जवाब विल फॉलो दैट। अभी ये वही पॉस्टुलेट चल रहा है, फोर्थ पॉस्टुलेट। क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। असली सक्सेस बोहर की ये थी, पॉइंट नंबर 1 बोहर की सक्सेस का ये था। मेरे को क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब नहीं पता। क्या मेरी क्लास में डे टू डे लाइफ में, मैंने पेन रख दिया क्योंकि एक कहानी सुनानी है आपको, क्या मेरी डे टू डे लाइफ में कहीं पर मैं क्वांटाइज्ड वर्ड सुनती हूँ? आप लोग कहीं सुनते हैं कहीं कोई बात कर रहा है और ये वर्ड क्वांटाइज्ड वर्ड सुनाओ? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यस, मतलब डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने कभी टैक्सी में ट्रेवल किया? उबर नहीं, वो वाली टैक्सी जिसमें बैठते ही वो कहते हैं मीटर डाउन और 000 दिखाते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन दैट टैक्सी? ऑटो दिल्ली में सबसे ज्यादा चलते हैं। नहीं किया, तुम्हारी लाइफ खराब है, कुछ नहीं किया, तुम कहां से आ गए हो यार। एक बार उस टैक्सी में ट्रेवल जरूर करो, उस ऑटो में। थोड़े 20-30 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन करो, एंड सी हिंदुस्तान में बिना पढ़े लिखे के पास भी कितना दिमाग है, वो क्या क्या कहाँ कहाँ जुगाड़ लगाता है। बोहर तो क्या ही है।
अब अगर आप एक ऑटो में ट्रेवल करते हैं, मुंबई और दिल्ली में ऐसा ऑटो सबसे ज्यादा चलता है, जो पहले ही आपसे पूछ लेंगे रेलवे स्टेशन के बाहर आपको मीटर से जाना है। और अभी भी आज की डेट में भी मैं बड़ी क्यूरियस रहती हूँ, तो मैं तो ये जरूर करती हूँ, जब ऑटो के पास जाऊं तो हाँ जी ऑटो, हाँ टैक्सी से जा रही हूँ, ऑटो से जा रही हूँ, तो उनका पहला सवाल होता है मीटर से जाना है या रेट फिक्स कर लें। मीटर से जाने का क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक एजिटेशन हुआ था ऑटो वालों का कि हमारे मीटर को जो क्वांटाइज कर रखा है उसकी वैल्यू बदलो। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, उन्होंने क्वांटाइज्ड वर्ड, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड मीटर लगते हैं, ऐसे ही हर कोई अपनी मर्जी से मीटर नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट उसमें क्या ऑथोराइज करके देती है, उसमें फिक्स होता है अगर आपका ऑटो या टैक्सी 1 किलोमीटर चलेगी तो आप 12 रुपए चार्ज करोगे। तो जैसे ही मैं ऑटो में बैठती हूँ वो कहता है जीरो चेक कर लो, खटाक से वो नीचे करता है, 0 0 0, 3 0, 4 0 आ जाते हैं, और उस हिसाब से सारे जीरो हैं जितनी भी डिजिट्स हैं। जैसे ही ऑटो स्टार्ट होता है और 1 मीटर चलता है, उसमें डिस्प्ले होता है 12, लोएस्ट एनर्जी लेवल उसका है 12 रुपए, उसमें 8 रुपए कहीं नहीं है, सीधे उसका पहला एनर्जी लेवल क्या है, 12 रुपए। मेरा ऑटो 1 किलोमीटर चला, जैसे 1 किलोमीटर हुआ और उसका 1 मीटर और आगे एक्सीड किया, वो क्या जंप कर जाएगा बच्चों? तुम्हें क्वांटाइज्ड का मतलब पता है, सिर्फ शब्द नहीं पता था। 12 के बाद जंप करके क्या हो जाएगा, 24। फिर जैसे 2 किलोमीटर पूरे हुए और एक कदम आगे बढ़ा ऑटो, क्या आ जाएगा, पूरा 12 का टेबल आ जाएगा उसमें, 36। अब मेरा घर है 2.5 किलोमीटर पे, लोग क्या नेगोशिएट करते हैं, मेरा घर है 2.5 किलोमीटर पे, तो मैं कहूंगी भाई 18 में कर ले, 18 रुपए में। नहीं, 30 में करूंगा। चल तो फिर मीटर से ही चल। यही होता है ना नेगोशिएशन, चलो बैठो। वो लेके जाता है मेरे को लंबे रास्ते से कि बेटा देने तो तेरे को 50 पड़ेंगे। क्यों? मैं छोटे रास्ते से, फाटक बंद होगा जी, यहां से नहीं लेके जाऊंगा, कर लो क्या करोगे। फिर वो आपको लंबे रास्ते से लेके जाएगा जिसमें 4 के 5 किलोमीटर, और मीटर तो क्वांटाइज है, यू कैन नॉट चैलेंज द मीटर, ये तो गवर्नमेंट ऑथोराइज मीटर है। और आए दिन ऑटो वालों की गवर्नमेंट से लड़ाई रहती है, हमारे मीटर की क्वांटाइजेशन चेंज करो, और 12 रुपए मीटर, 12 रुपए किलोमीटर कम पड़ता है हमको। फिर गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालती है, सारे अपने मीटर लेके जाते हैं, उसमें क्वांटाइजेशन चेंज होता है, सील लगती है, और फिर दोबारा वो मीटर लगते हैं। अंडरस्टूड? तो क्वांटाइजेशन तुम्हारे चारों तरफ है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, या आपका बिल आएगा 12 रुपए, या आपका बिल आएगा 24 रुपए, या आपका बिल आएगा 36 रुपए, एंड सो ऑन, उसके बीच में कुछ नहीं है। या तो आपका इलेक्ट्रॉन, अरे अभी कहां, रुको, या आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमेगा, या दूसरे में घूमेगा, या तीसरे में घूमेगा, आपको उसके बीच में कुछ नहीं है। उसी टैक्सी में एक और मीटर लगा होता है स्पीड का, जो आपकी भी गाड़ियों में लगा होगा। स्पीड का मीटर आजकल तो बड़े अच्छी अच्छी गाड़ियों में डिजिटल मीटर आ गए हैं, लेकिन अगर मैं, मेरी गाड़ी सुई वाली है, तो अगर मैं देखूं तो उसमें पूरा दिखाता है 21 से 22, 23, 24 स्पीड कैसे बढ़ी, 40 की 41, 42 पूरी। ये क्वांटाइज नहीं है, सुई उछल उछल के तो नहीं जाती कि अभी तो तुम्हारी स्पीड थी 20 किलोमीटर और अब एकदम से 30 है, सुई उछलती तो नहीं। दिस इज कॉन्टिन्यूअस। गाड़ी का स्पीड का मीटर इज कॉन्टिन्यूअस, बिल का मीटर इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वैल्यू अलग अलग है, 12 पे उछलेगा सीधे 24 पे, तभी बिल का मीटर कभी सुई वाला नहीं है, सुई टूट जानी है। 12 से उछल के 24 पे कैसे जाएगा? तो वो तो मेरे को वो फ्लैप वाला सिस्टम है, जैसे कैलेंडर में डेट चेंज करते हैं, अब तो डिजिटल आ गए, 12 के बाद सीधे 24, 24 के बाद सीधे 36। तो एक ही गाड़ी में 2 मीटर लगे, एक क्वांटाइज्ड, एक कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार 21, 22, 23, 24, 25, 26 सारी वैल्यू दिखेंगी, आपको पता लगेगा। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड, डिस्क्रीट वैल्यू, ना उससे कम कुछ है ना उससे ज्यादा कुछ है, आप बहस भी नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन आपकी लाइफ में चारों तरफ चल रहा है। सीढ़ियां, सीढ़ियां क्या है, क्वांटाइजेशन, आप इस पे स्टेप रखोगे या इस पे स्टेप रखोगे या इस पे स्टेप रखोगे, उसी की जगह स्लोप हो तो कॉन्टिन्यूअस। आप सारे स्पेस को यूज करते हुए, फ्लो करते हुए, फिसलते हुए जाओगे नीचे। लेकिन अगर स्टेप्स है क्वांटाइज्ड, या आपका पैर यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, यही आपके चारों तरफ से बोहर ने हाइपोथेसिस उठाया। जब तुम्हारे चारों तरफ है तो वहां क्यों नहीं, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, समझ गए? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एक सवाल बड़ी देर से रोक रखा है मैंने, तुम लोग पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, और उसके जवाब देने के बहाने मुझसे जवाब ना निकल जाए, इसीलिए मैं तुमसे सवाल पूछती हूं। मुझे तुम लोग अब बताओ, मेरे सेंटेंस को चेक करो। अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल में घूम रहा है, पहले लेवल में, मैंने इसे मजबूर किया एनर्जी एब्जॉर्ब करने को,
I used some radiation, एनर्जी एब्जॉर्ब करने को इसको मजबूर किया, और वो एनर्जी इतनी ही थी कि वो यहां तक पहुंच पाया, बस. तो listen to my sentence, I do it every year. If electron, और एक ही बार बोलूंगी, if electron is revolving in first orbit and I try to make sure that electron should absorb some extra amount of energy, it will flow to next level. Jump. 100% करेक्ट. अब मत कहना आया नहीं. तुम्हारे सामने ही तुम्हें क्वांटाइजेशन समझा के बोहर की सबसे बड़ी सक्सेस दे दी. अब तो फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बात की बात है, वो कैलकुलेशन अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन कभी फ्लो नहीं करेगा, बीच में कुछ है ही नहीं. या 12 रुपए या 24 रुपए, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर ही नहीं सकता. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है. इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, जंप, डिसकंटिन्यूस, कुछ भी और मनगढ़ंत दो वर्ड और मैं दे दूं. रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, क्या है, गलत वर्ड तो देने से बहुत आसान है. इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल जंप करता है. जिस दिन जंप वर्ड क्लास में आ गया, बोहर की सबसे बड़ी सक्सेस आ गई. बाकी तो फॉर्मूला, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड है अब तो. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कि टैक्सी के मीटर में 12 से जंप करके 24 आता है. तो यही मैं इतनी देर से आपको अपने हाथों से इन्फ्यूज कर रही थी, इन्फेक्ट कर रही थी इस चीज के लिए कि आपके दिमाग में बिना दिए जंप वर्ड घुस जाए. दिस इज आवर स्किल. एग्जैक्ट बताए बिना आपको वहां पहुंचा देना कि जहां आपको पहुंचना चाहिए, सही शब्दों के साथ. तो ये आपके पास बोहर की क्वांटाइजेशन की सक्सेस थी. अब इसको बोहर के मॉडल पे लगाते हैं. टैक्सी मीटर पे तो थोड़ा इजी था लगाना. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इसका ढंग से मतलब अब मुझे एटम में चाहिए. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कूद के, अब तो कूद के बोल सकती हूँ, कूदने के अलावा चारा ही नहीं. स्टेयर्स पे भी एक्चुअली जंप, स्टेयर्स पे हम जंप ही करते हैं. छोटी सी होती है इसलिए महसूस नहीं होती, बड़ी होगी तो अच्छे अच्छों को महसूस होगी कि जंप ही करना पड़ रहा है, इतनी ऊंची सीढ़ी बना दी है. अगर इलेक्ट्रॉन N3 से, जो मैं पूछ रही हूं पहले वो बताएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए हाथ खड़ा नहीं होगा. बहुत अच्छा फोकस बना हुआ क्लास का, मुझे जरा उसका फायदा उठाने दीजिए. अगर इलेक्ट्रॉन N3 से N2 पे आ रहा है, एनर्जी एमिट की एब्जॉर्ब. सी, यू आर आंसरिंग मी करेक्ट. हायर लेवल से लोअर लेवल पे, अब मैं बोल ये भी सकती थी इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे गिर रहा है, वो आसान हो जाता. अब आप बोलोगे 3 से 2 पे आ रहा है, क्यों बोल रहे हो 3 से 2 पे गिर रहा है? क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल गिर रहा है. आपने खुद ही बता दिया एनर्जी एमिट होगी, चेंज इन एनर्जी, राइट? तो चेंज को साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डेल्टा से बताते हैं. द चेंज इन एनर्जी, ट्रांजिशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन अगर मैं आपको अभी दे दूं, बच्चों N3 से N2 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका एनर्जी चेंज बताओ, तो आप कहोगे N3 से N2. मैम ट्रांजिशन दोबारा बताना. मैं बोलूंगी ट्रांजिशन इज N3 से N2. तो उसमें एनर्जी चेंज क्या होगा? डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या होगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. पहले 5-6 चैप्टर में हर जगह मिलेगा. चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट जहां वो पहुंच गया, उसमें से इनिशियल स्टेट को माइनस करिए. तो फाइनल एनर्जी क्या है? कहां पहुंचा वो? E2. और किस में पहुंचा? सॉरी, कहां पहुंचा, किस से पहुंचा? E2 और E3. तो जो भी E2 की एनर्जी होगी हम बोहर से पूछ लेंगे. ऐसे थोड़ी मानेंगे, अब बोहर पे सवाल दागे जाएंगे, भाई एनर्जी दो, ऐसे तुमने कह दिया और हम मान लेना. कैलकुलेशंस दो, पूरी प्रूफ्स दो. तो E2 माइनस E3 विल बी चेंज इन एनर्जी. तो बोहर की सबसे बड़ी सक्सेस को आपने समझा, भी नोट करेंगे बच्चों, that there is nothing in between two levels. इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, इन दो लेवल्स के बीच कुछ भी नहीं है. इसीलिए रदरफोर्ड को जो तुम बेचारे को धो आए, है ही नहीं बीच में कुछ, गिरेगा कैसे? देयर इज नथिंग इन बिटवीन. जिसमें घूम रहा है उसमें ही घूमता रहेगा. बोहर ने अपने पोस्टुलेट से पहले ही कह दिया, जो सवाल पूछने आएगा उसको कहेंगे रेफर टू माय पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 नहीं आया, तुम 4 पे कैसे आ गए? पहले पॉइंट नंबर 2 को मानो, फिर 4 पे आना. तो आप अब चैलेंज करोगे तो अगला कहेगा कैसे गिरेगा, ये पहला ऑर्बिट है, बीच में है ही कुछ नहीं, गिरने की भी जगह नहीं है. हाउ कैन? वो तो इस शेल में है और इसी में लाइफ लॉन्ग घूमता रहेगा. पहले इतना नोट करिए. फिर और के क्वांटाइजेशन का मतलब है, जब तक एक जो जो पहला पॉस्टुलेट ही बोल रही हूं मैं बोहर का नया, एनर्जी ऑफ अ शेल इज फिक्स्ड. somebody residing in that shell has to has that energy.
उस शेल के अंदर जो रह रहा है उसकी एनर्जी उतनी ही होगी, वो शेल ही समझ लो एनर्जी दे रहा है। घूमता रहे उस शेल के अंदर, एनर्जी लॉस लूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। जब तक कोई उस शेल में है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, वो चाहे आप हो चाहे इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूक्लियस, राइट, जो आना अगली क्लास में था, बट इट्स ओके। ये रहा उसका पहला ऑर्बिट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसको आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी एक लाइट का पैकेट दिया, रेडिएशन दी, रेड ब्लू ऑरेंज जो मर्जी दी, उसका एक पैकेट अंदर गया और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो भी बाइंडिंग फोर्स था उसको तोड़ा। चाहे कोई भी कलर की लाइट दी, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया मैंने, मजबूर किया, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसने कहा मैं नहीं करता, बट तुम जिद कर रहे हो तो करनी पड़ेगी, ओके, करी एनर्जी एब्जॉर्ब। और इसकी एनर्जी इतनी थी जो सेकंड ऑर्बिट से ना मैच करके, किससे मैच करी, थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से मैच करी। तो अब तो आप जानते ही हैं, इट विल जंप। ये यहां पहुंच गया कूद के इस स्टेट को। ये मेरे आगे के पॉस्टुलेट्स थे, बट ठीक है पहले ही बता दूं क्योंकि मेरे को आप पढ़ाने नहीं दोगे आगे, एंड विच इज गुड, आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो आई शुड आंसर। इस स्टेट को मैं क्या बोलूंगी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो होती है जो औकात से ऊपर चला गया किसी के दम के चक्कर में। इसकी औकात यहां थी, लेकिन हमने इसको एक्सटर्नल एजेंसी दी बाहर से, और ये बहुत होगा, हमने इसको एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर लगाई कि बेटा मैंने लैंप लगाया, अब तेरे को एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी के चक्कर में ये भी उड़ गया और कहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट। आपको मैं कहूं शाम को सुबह इस पार्क के चक्कर काटो, 4 चक्कर काटो, जो आप दौड़ रहे हो वो कहलाएगी आपकी एक्साइटेड स्टेट, जो आप खड़े हो वो कहलाएगी आपकी प्रेफरेबल ग्राउंड स्टेट। कितनी देर दौड़ सकते हो, 15-20 मिनट, कोई थोड़ा ज्यादा फिट शिट हो तो और 5 मिनट, कोई रनर है प्रोफेशनल थोड़ा और, कभी तो मरेगा एनर्जी। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, कभी तो एनर्जी खत्म होगी और एग्जॉस्ट होके गिरोगे। एक्साइटेड स्टेट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, कुछ देर के लिए रह सकती है। आपको मैं अभी कहूं जी जंप करो, हमारे होता है टीचर्स डे पे और साल के एंड में क्लास में वो जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं, फाइन से पार्टी होती है, उसमें कुछ गेम्स होते हैं, मेरे साथ पुशअप लगाते हैं बच्चे, जब पुशअप लगाओ मैम, राइट, तो मैं लगाती हूँ उनके साथ, उनसे ज्यादा ही लगा लेती हूँ। सच है, बच्चे तो पढ़ पढ़ के खा पी के बेबी फैट इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग अभी 2 साल करना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सो जब एक्साइटेड स्टेट में आप लोग आते हैं, कितनी देर, 5 से 7 मिनट में जान निकल लेगी। और अगर किसी को थोड़ी सी नॉलेज हो, एक प्लैंक लगाने को बोल दूं तो 60 सेकंड लगेंगे, 60 घंटे के बराबर। तो एक्साइटेड स्टेट इज सो शॉर्ट लिव्ड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर हम जैसों के लिए जिनका मास इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल मास। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये उस एनर्जी की औकात के चक्कर में यहां पहुंच गया, उसके बाद इट विल फॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट, जिसको हम कहते हैं घर वापसी। हुआ है, यहीं से बनी है। वही जो कहावतें हैं कहीं और से नहीं आई हैं, यहीं से लौट के बुद्धू घर को आए, किसी ने दे दी एनर्जी, पहुंच गए तुम तीसरे में, 8वें में, 10वें में। इतनी देर से तुम लोग मेरे को यही पूछ रहे हो ना कि इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन फिर तो एक्साइटेड स्टेट में है। यस, वो एक्साइटेड स्टेट आनी थी, बट अब मुझे थोड़ी जल्दी लानी पड़ी। जब भी तुम एनर्जी दोगे 1 2 3, हम अगली क्लासेस में 7 तक, मेरे को 6 तक जाना पड़ता है, 6 के बाद बच्चे पकड़ लेते हैं और फिर आगे मेरे को बनाना नहीं पड़ता, 7वां वो खुद बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट्स का। 6 तक तो मैं पहुंचाऊंगी स्पेक्ट्रम में, और उसके बाद इतने 20 सालों में तो मेरे को 6 के आगे नहीं जाना पड़ा। इस बार देखते हैं 5th पे ही रुकूंगी कि 6th पे कि 7th पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम अगली क्लासेस में यही करने वाले, इतनी एनर्जी देके देखे यहां से लौटेगा, इतनी एनर्जी देके देखे यहां से लौटेगा, और लौटते में क्या करेगा, ये सारा यही है बोहर जो 2-3 लेक्चर और इतनी बड़ी डीपीपी की आज दे ही नहीं रही मैं। आज डीपीपी नहीं बांट रही, पढ़ लिए क्वेश्चन तो घबरा जाओगे कि मैम ये तो कराया नहीं आपने बोहर में, आज इसलिए मैं बांट नहीं सकती, तुम कहीं घर जाके करने ना बैठ जाओ उसको, राइट। सो जब भी तुम एनर्जी एब्जॉर्ब कराओगे, इलेक्ट्रॉन विल गो टू एनी एक्साइटेड स्टेट एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल कम बैक टू इट्स ओन होम, घर वापसी। तो अभी आप लोगों में से किसी ने पूछा था, मान लीजिए आपने उसको इतनी एनर्जी दे रखी, मतलब इसकी एनर्जी मैंने बोला था एमिट हुई, तो
मैंने एमिट कराई तो ये लौटेगा पीछे। तो आप में से किसी ने पूछा था उस शेल में तो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन है, जगह कहाँ है? तो मैंने कहा मना कर देगा। अब क्या बोलती इस वक्त? मेरे पास जवाब नहीं था, अब है जवाब। इलेक्ट्रॉन लौटता तभी है सिर्फ, एनर्जी एमिट तभी करता है जब वो किसी के एनर्जी उधार मांग के आगे गया हुआ होता है, देन इट विल कम बैक। तो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट पता लग गई अब आपको? क्या मुझे बता सकते हैं हाइड्रोजन के एटम में, जब इतना पढ़ा है तो एक सवाल पूछूंगी गर्ल्स, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? फर्स्ट इज इट्स ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस कौन सा लेवल? गलत से डरना मत। सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या तो मैंने जल्दी पूछ लिया जी, हाँ होएगी नहीं तो मैंने जल्दी पूछ लिया, सॉरी माय बैड। अगर ये है ग्राउंड स्टेट, जस्ट नेक्स्ट लेवल को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस नेक्स्ट को कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। मींस व्हाट? अगर इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी एनर्जी दी कि वो फर्स्ट से सीधा किस पे पहुंच गया? थर्ड पे। इसके बाद कायदे से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये थी, लेकिन वो सीधा किस पे पहुंच गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये सारा मेरी अगली क्लास है। वो सीधा सेकंड, अगली क्लास और डीपीपी में क्वेश्चन होंगे, टेस्ट में होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाना है, बताओ कितनी एनर्जी दूं? आप हिसाब लगाओगे थर्ड पे, मतलब चौथे ऑर्बिट पे पहुंचाना है। चौथे ऑर्बिट पे लो जी, आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 1 मिनट नहीं लगाओगे, आप कहां पहुंचाना है? चौथे पे। फाइनल माइनस इनिशियल। E1 और E4 का फॉर्मूला मैं दे रही हूं, निकाल के माइनस करके आपके हाथ में आंसर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आसान होंगे इसके न्यूमेरिकल, सबसे कम कैलकुलेशन है इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा गंदी कैलकुलेशन थी। तो आप मेरे को अगली क्लास में टेस्ट में यही करके दोगे, अगर मैंने इतनी एनर्जी दी तो कहां पहुंचा, यहां पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी दूं, ये सारे कैलकुलेशन आपके सामने आने वाले। बट आई ट्राइड टू आंसर फ्यू ऑफ योर क्वेश्चन। इससे ये तो भरोसा हो गया होगा कि थोड़ी देर में हमारे और सवालों के जवाब आएंगे। तक उसको तुम एनर्जी एब्जॉर्ब कराते रहोगे, उछल के ऊपर जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर तुमने एनर्जी डाली, फिर उछल के जाएगा, फिर वापस आएगा। वापस आना तय है। एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट लिव्ड है। नहीं, ऐसे एब्जॉर्ब किए बिना वो एमिट नहीं करता, वो अपने शेल में खुश है, वो फिर नहीं करता। ठीक है, जो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आने दो कैलकुलेशंस, बिल्कुल तुम खुद ही कहोगे हाँ मैंने बोल कैसे दिया था ये, तुम खुद बोलोगे ये बात। अभी तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है ना, तो तुम खुद ही कहोगे कि बात तो सही है, मैंने सोचा कैसे, बट गुड दैट यू थॉट ऑफ इट। दिमाग तो चल रहा है, लेकिन अब तुम लोगों का थोड़ा ज्यादा चल रहा है यार। मेरे दो क्लास बाद की चीजें तुम पूछ रहे हो, तो हाउ कैन आई आंसर? नहीं कर सकती ना, फिर कहोगे पता नहीं बड़ा हाई पढ़ा रही है ये। ठीक है, डिसाइड कर जाओगे मेरे को। चलो, अब मैंने बोहर से पूछा, बहुत हो गया एनर्जी एनर्जी, एक्साइटेड ग्राउंड ये वो, मेरे को तुम एनर्जी की वैल्यू दो, और मैं प्रूफ देखना चाह रही हूं कि इतनी एनर्जी दे के क्या ये इसी पे गिरा या सारी मनगढ़ंत कहानी थी। इतनी एनर्जी दे के इस हिसाब से, तो पहले तो आप मेरे को सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी दो, फिर मैं देखूंगी क्या येलो लैंप देने से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया भी, क्या वो सही भी है इंफॉर्मेशन। अब हम उसको सारा क्रॉस चेक करेंगे। तो ऐसे ही नहीं 4 पोस्टुलेट हमने मान लिए, हमारे पास पहले प्रूफ आते हैं, फिर उसके हाइपोथेसिस को मानते हैं, फिर 2 सवाल भेजते हैं, उन 2 सवालों के हिसाब से वो अपने पोस्टुलेट को करेक्ट करके भेजते हैं। फिर यही चीज होता है, इट इज ओपन टू होल साइंटिस्ट कम्युनिटी। पुट अ क्वेश्चन, आई विल आंसर, इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर आई विल मॉडिफाई। तो इस तरह से चलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां पोस्टुलेट क्या है? बहुत बड़ी बात, बोहर ने सिर्फ अंदाजे नहीं लगाए, और इसके सबूत क्या है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम खड़ा होकर एक्सप्लेन करेगा बोहर अभी आपके सामने। उन्होंने कहा मैं हर लेवल की एनर्जी आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूं। ये जो मैं एनर्जी के फॉर्मूला शेयर कर रही हूं, लास्ट क्लास जो होगी इस चैप्टर की, उसमें इस फॉर्मूला से रिलेटेड जेई एडवांस का पार्ट अलग पढ़ाऊंगी, जिसमें नीट और एनसीईआरटी वालों की उस दिन छुट्टी होगी कि ये भी कहां से आया। हाउ दीज कैलकुलेशन कम इज ओनली पार्ट ऑफ जेई एडवांस एंड ओलंपियाड, जो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, जिसमें मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होगा और ये होगा, वो टिपिकली एडवांस का पार्ट है। सो
एनर्जी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला दिया बोहर ने, कैसे आया जेई एडवांस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, 2π² me4/n² इंटू h² इंटू z²। क्या है एक एक चीज जरा समझिए। जितना इस वक्त बोर्ड पे है, जेई नीट वाले सारे बच्चों को, एनसीईआरटी वाले सारे बच्चों को एक एक चीज पता होनी चाहिए। 2 और पाई, पाई तो हम जानते हैं क्या वैल्यू होती है पाई की, बस इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, 3.14 चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये तो आपने बहुत जगह पजल्स में और मूवीज में सुना होगा। कोई पाई के नाम पे मूवी है, लाइफ ऑफ अ पाई, देखी है? अगर नहीं देखी तो देखो, बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखो लाइफ ऑफ अ पाई। पहले 5 मिनट में पाई की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद मूवी अच्छी है। 3D में देख सको तो 3D में देखो। मेरे बच्चे मेरे को लेके गए थे दिखाने, तो मैंने देखी, वंडरफुल मूवी, जरूर देखिए लाइफ ऑफ अ पाई, साइंस बहुत आ जाएगी उसके अंदर। पाई की वैल्यू 3.14, ये तो मूवी की स्टोरी डिस्कस करने लग गए हैं, मैं बता देती हूं। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सबको आता है। n इज ऑर्बिट का नंबर, कौन सा, 1 के 2 के 3। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इस सारे में सब कुछ तो कांस्टेंट ही है सिवाय n के। मुझे नहीं पता, मेरे से कोई पहली ऑर्बिट की एनर्जी पूछेगा, दूसरे की पूछेगा, तीसरे की पूछेगा, बाकी सारा कांस्टेंट है। ये z क्या है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या होगी, 1। हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3 एंड सो ऑन, बेरिलियम है तो 4। वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इस सारे में इतना हिस्सा तो कांस्टेंट ही है, बिल्कुल सही। उनकी वैल्यूज पुट करी जब मैंने, तो उनकी वैल्यूज पुट करके ये आया फॉर्मूला। आपको ये रिपोर्ट करना है हर न्यूमेरिकल में, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि ये दोनों चीजें डिमांड और क्वेश्चन में बदलती जाएंगी। z²/n², यूनिट देख रहे हैं, जूल्स पर एटम। बट लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, पर एटम की बात करूं, बोहर के जमाने की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता था, जूल तो नया नया पैदा हुआ है अभी। ये तो भी कुछ साल पहले ही एसआई यूनिट्स का चक्कर चला और ये सब शुरू हो गया, लेकिन तब क्या चलता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब आपको एन अवस्थी बुक जो हम कराएंगे, या जो भी हमारी डीपीपीस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्कूल बेस्ड हिस्सा होगा, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला ये होने वाला है। बिकॉज सारा रिसर्च इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया, जूल तो बाद में आया तो हमें कन्वर्ट करना पड़ा। ऑल हिज रिसर्च पेपर्स आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आई होप लास्ट क्लास में ये मैंने इंश्योर कर लिया था, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है वो पर एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक मोल उसमें नहीं आ सकता। ये जूल पर एटम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट एसआई यूनिट में कल को मेरे से किलो जूल पर मोल पूछ लें, सेम फॉर्मूला इज दिस। इतना नोट करिए पहले, फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, इसको नोट करिए। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी बोहर की। बोहर की सक्सेस इज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, बोहर की सक्सेस इज एनर्जी का फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। हाँ जी सर, मैं से पूछने वाली हूं, चलो जी, जब मेरे से पूछा जा रहा तो बेटर है मैं तुमसे पूछूं। माय क्वेश्चन टू यू एवरीबॉडी, अगर हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक ही है, तभी मैं हाइड्रोजन से ही समझाऊंगी अभी आपको, उसका वो इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी बताओ। -2.18 इंटू दिस, जेड की जगह क्या पुट करोगे, 1², इसकी जगह पुट करोगे, ये एक्चुअली में क्या है, पहले ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन का वही एक इलेक्ट्रॉन अगर 5वें ऑर्बिट में घूम रहा है, एनर्जी कितनी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 25, 5²। तुम देखो, बिना एटम देखे छोड़ो, लैब का दरवाजा नहीं खोला है तुमने अब तक, और तुम मेरे को बोहर के पहले ऑर्बिट की एनर्जी बता रहे हो, 5वें की भी बता रहे हो, है कि नहीं सक्सेस? समझ में भी आ रहा है, तो ये भी सक्सेस है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी तुमको पता है, 5वें की पता है, 10वें की पता है, तीसरे की पता है। मैं जो पूछूं बता दोगे, सिर्फ आपने मेरे से एक ही चीज पूछनी है, मैम कौन सी यूनिट में चाहिए, जूल पर एटम में तो इतनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो इतनी, किलो जूल पर मोल में तो और इजी है, कोई पॉइंट का भी चक्कर नहीं है, इतनी।
आज के अंदर आप बोहर के हिसाब से समझने के बाद हर स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी बता रहे हो। जैसे थोड़ी देर पहले टैक्सीमीटर की बता रहे थे, 12 के बाद पक्का 24 आएगा, तुमने खुद ही बता लिया। ये वही टेबल का फॉर्मूला ही तो दे दिया। टैक्सीमीटर में बैठते ही ऑब्जर्व जब तुम करो, कल को बैठो तो ऑब्जर्व करना कि इसका 1 मीटर पे 10 रुपया है कि 12 है कि 14 है। तुम्हें पता है 5वें मीटर पे कितना आएगा, उतना कैश तुम पहले ही निकाले बैठे होगे, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, यू नो 12 का टेबल। सिमिलरली व्हेन यू नो द फॉर्मूला, यू नो दूसरे की कितनी होगी, तीसरे की कितनी होगी, चौथे की कितनी होगी। हीलियम का पूछ लूंगी तो क्या करना है, 2 स्क्वायर। लिथियम का पूछ लूंगी तो क्या करना है, 3 स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरे पास फॉर्मूलाज आए। अब अगर मेरे को हाइड्रोजन एटम के लिए लगाना है, अब आप समझ लो मैंने कौन सी यूनिट लिखी है, माय फेवरेट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नोट करो, और E2 E3 तुम्हारी कॉपी में खुद होना चाहिए वैल्यू। आई नीड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तुम तो एक बार टेस्ट देख लेना वैसे। एवरीवन, मैंने बीच में नहीं लिखा, अपने आप लिख लिया आप बच्चों ने। अगर मैंने हाइड्रोजन एटम की बात करी तो आपको पता है Z² तो हमेशा 1 स्क्वायर है। पहले ऑर्बिट में नीचे 1 स्क्वायर कर दिया, दूसरे में 2 स्क्वायर कर दिया, तीसरे में 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अच्छा, इनफाइनाइट की ऐसे कैसे पूछना भूल गई। नॉट डिफाइंड, देखो मैथ्स में मेरा हाथ हल्का है, तुम जो कहोगे मान लूंगी। 0 यानी सुनना, जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ सवालों के जवाब आ रहे हैं भाई आपके, बातें नहीं बातें नहीं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी 0, देयरफॉर एनर्जी विल बी 0। आपको मैंने एनर्जी का क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जी साथ साथ चलते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये फ्री हो गया, इजेक्ट हो गया इससे। अब इन दोनों के बीच आपस में कोई एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई कंट्रोल नहीं है, नो एनर्जी, एनर्जी विल बी 0। फॉर्मूला ने प्रूफ कर दिया, नीचे इनफाइनाइट स्क्वायर आया तो एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। चलिए, ये नोट हो गया सबके पास। अगर आपके पास E1 E2 E3 वैल्यू कंठस्थ है, कंठस्थ किसको कहते हैं, कंठ में, गले में, हिंदी में कहते हैं कंठस्थ और इंग्लिश में कहते हैं टिप्स पे, कि कॉपी पे हाथ रखा, टिप्स से एनर्जी निकल गई, वैल्यू निकल गई। तो दीज एनर्जी वैल्यूज शुड बी ऑन योर टिप्स। यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो एक एक मिनट 60 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, वो इस दम पे होता है, मेरे को एनर्जी वैल्यूज पता है, 13.6, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, मेरे दिमाग में होनी चाहिए। अब फिर से बताना जरा पहले की एनर्जी। हाइड्रोजन चल रहा है स्ट्रिक्टली, ठीक है, -13.6। दूसरे की अपनी कॉपी में बनाओ डायग्राम, ये वाला। आई नो अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को बनाना, बट बनाओ। -1.5। उसके बराबर के वोल्टेज, यस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वोल्टेज लगा रही हूं, एनर्जी की यूनिट है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना वोल्ट लगाया, वो जो तुम्हारे लिए जूल्स है वो ये बराबर है। यस यस। अब इस पे सेट हो जाओ, धैर्य, और क्वेश्चन नहीं इस पे। तुम कंफ्यूज होने की स्टेज में आ गए हो, तुम एक बात पे अटक गए हो, और नहीं। हाँ जी, ये आगे की सीट पे बैठे हुए बताएं, ये पीछे वाले सारे बोलते मेरे को सुनाई नहीं देता। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मैं याद करा रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, -3.4। थर्ड की, बस अब जब भी पूछू नीचे देख के नहीं बताओगे, अब मेरे को देख के बताओगे एनर्जी वैल्यूज, क्योंकि मेरे को याद करानी है। सो कैन यू पीपल टेल मी द गैप ऑफ एनर्जी, जो तुमने पूछा था धैर्य, गैप को इसके बराबर कर दूं, तो मैंने कहा था रुको गलत है। गैप ऑफ एनर्जी कितना, यार माइनस ही तो करना है, 10 पॉइंट समथिंग, 10.2 के 1, ये गैप। चलो मैं देखती हूँ, 5 मिनट लेती हूँ। 1.9,
ये गैप बताओ, कैलकुलेट करो चौथे की। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, कैलकुलेट करो। 16 से डिवाइड कर देना, जिसको पहले 9 से डिवाइड किया था। E4 लाना तेजस, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी। आज बोहर की आत्मा बड़ी खुश हो रही है कि कितने बच्चों ने उसका फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकाल ली। चलो मैं 8 पे रुक जाती हूँ। अब तक जब तक आप बोहर का एटम बनाते थे, मैं आपकी क्लास 10th की 9th की सोडियम का डायग्राम बना रही हूं। और अगर वो कोई प्रैक्टिकल कॉपी या सुंदर सा कुछ होता था ना, कंपस से लेके गोल गोल ड्रॉ किए होंगे तुमने, और बराबर गैप रखा होगा अच्छा डायग्राम बनाने के लिए। और अभी भी चले जाओ 8वीं 9वीं की कक्षा में, वो चार्ट जो चिपके होंगे, वो 3 एटम जरूर बने हुए होंगे उसमें, सोडियम मैग्नीशियम। स्कूल वालों का फेवरेट है। मैं जब पीटीएम में जाती थी अपने बच्चों को यही देखती थी और आंखें बंद करके आ जाती थी। कभी नहीं बताते आपको गैप सेम नहीं है। आप अपने हिसाब से 3 शेल बनाने हैं तो गैप ना एकदम सेम रखते हो, और डायग्राम सुंदर बनना चाहिए मेरा, तो उस पे ज्यादा वैल्यू है। अब आपको पता लग रहा है ये गैप सेम बनाया तो वो 10वीं का बच्चा है, और अगर गैप कम करते करते बनाया वो 11वीं का बच्चा है। सीधा फर्क बोहर में यहीं पता चल जाता है। एनर्जी गैप रिड्यूसेस एज वी मूव आउटवर्ड इन द एटम, therefore that is orbits are not equally spaced. If you are drawing equally spaced orbit, it is not wrong. बस चेक करने वाला मुस्कुरा देगा अब कि ये इक्वली स्पेस बना रहे हैं, बस सिर्फ मुस्कुराएगा सामने वाला, कुछ कहेगा नहीं कि ठीक है यार बच्चे हैं। आ गया सबके पास? तो अब ये वैल्यूज जितनी ज्यादा याद होंगी, मेरा आज का टेस्ट उतना अच्छा होगा। -13.6, -3.4, -1.5। चौथे की जरूर आपको कैलकुलेट करनी पड़ी, 3 तो आज याद कर ही लो कि कैलकुलेट ना करनी पड़े। एंड आई होप यू नो द यूनिट्स। हो गया सबके पास ये? तो आज के बाद अगर गैप कन्वर्ज करता हुआ मिले, मर्ज करता हुआ मिले, तो उसको बुरा मत मानना। और कोई इक्वल स्पेस बना रहा है तो ठीक है, बच्चा है उसको पता नहीं है, बनाने देना, टोकना नहीं। ठीक है, 10वीं वाले को टोकोगे तो वो तुम्हें ही कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता। बोहर की तीसरी सक्सेस, पहली सक्सेस क्या थी? क्वांटाइजेशन। दूसरी सक्सेस उसके फॉर्मूला कौन सा? एनर्जी का। आज आखिरी सक्सेस है ये बस। बोहर की आखिरी सक्सेस क्या भाई? अगला यहां रुका नहीं, उसने रेडियस दे दिया ऑर्बिट का। पहला ऑर्बिट कितनी दूरी पे है न्यूक्लियस के, दूसरा ऑर्बिट कितनी दूरी पर है। अभी तक तो आप एनर्जी लेवल्स का गैप बता रहे थे, कहीं आपने उसको डिस्टेंस तो नहीं समझ लिया, इतने सेंटीमीटर इतने मीटर, वो है एनर्जी में डिफरेंस। लेकिन अब मेरे को पता लग गया पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर मिलेगा। कैन यू इमेजिन उस जमाने में जब इलेक्ट्रॉन कोई देख नहीं सकता, फोटो खींच के स्केल से नहीं नाप सकता, उस जमाने में वो आपको आज रेडियस बता रहे हैं कि बिना उसके अंदर घुसे मैं रेडियस भी देता हूं। नोट करना जरा इस फॉर्मूले को, देखो नोट करते करते आगे। आप तो आप आधा बोहर पढ़ चुके। वैसे लास्ट ईयर जो मेरा ये लेक्चर था, बच्चे 7वीं स्लाइड पे सरेंडर कर गए थे। 7 ही स्लाइड का प्लान था, तो मैं 7वीं स्लाइड ला नहीं पाई थी, सवाल बहुत थे। और मतलब इट वाज डिफिकल्ट कि मैं और पढ़ाऊं क्योंकि काफी सवाल थे। बट गुड दैट यू पीपल टुक इट वेरी नाइसली। थोड़ा रोकना पड़ा एक दो बच्चों को, बट आई एम हैप्पी, आपने बहुत अच्छे फोकस से चीजों को समझा। शुरू में 2-3 बच्चों को नींद जरूर आ रही थी, बट अब उड़ा दी शायद मैंने। नोट करिए और समझिए, और तीनों के आंसर चाहिए मेरे को। कि क्या अगर मैं ना पढ़ा रही होती, खड़े होकर सीधे बोल देती करना जरा अपने आप, तो क्या करते? बस आंसर निकालो फिर पूछती। आप बोहर की आत्मा को बड़ी शांति होगी जब तुम सही जवाब दे दोगे। ए नॉट की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0.529 एंगस्ट्रॉम में चलने देना, मीटर में कन्वर्ट मत करना। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो इट इन मीटर्स, राइट? इतनी छोटी चीजों को मीटर में नहीं नापेंगे, हम एंगस्ट्रॉम में नापेंगे। जब तक सामने से क्वेश्चन ना कहे एसआई यूनिट में दो, तब तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलने दीजिए, और रेडियस मीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम में चलने दीजिए। अब मुझे सबकी अटेंशन यहां चाहिए बच्चों। पहले बताओ ये सही वैल्यू पुट की है मैंने एन स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि पहले ऑर्बिट का रेडियस पूछा जा रहा है। Z की जगह 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही मेरे से हीलियम पॉजिटिव की बात करते
तो हीलियम पॉजिटिव की बात करती तो क्या करती, 0.529 इंटू, क्यों, लिसन केयरफुली, इसीलिए मैं कराने उठी हूं। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। हीलियम पॉजिटिव मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, वैसे बता रही। अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही। पहले इलेक्ट्रॉन की प्रेफर्ड ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब तुमको n पुट करना है तो तुम क्या पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, और पहले इलेक्ट्रॉन की प्रेफर्ड स्टेट क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन की प्रेफर्ड स्टेट क्या है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है, ऑर्बिट नंबर 1, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z क्या है, 2 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जगह आप 2 पुट करोगे, ठीक है। अब लिथियम 2+, लिथियम क्या होता है, 3, लेकिन 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने उससे निकाल लिए, उस पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सिर्फ एक, और पहले इलेक्ट्रॉन की जगह तो बोर बता चुका है, लोएस्ट पॉसिबल शेल, सॉरी लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट, दैट इज 1। तीनों में मैंने क्या मैनेज किया है, n इज 1। अध्ययन तीसरे वाले का मुझे दो। Rn का मतलब क्या है, n और n नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जो भी मैं यहां पर दूंगी 1, सॉरी 1 मतलब आप ऑर्बिट का नंबर यहां लिख रहे हो। अब मैंने यहां R2 दिया है तो मुझे क्या करना है, सेकेंड ऑर्बिट। एक बार इमेजिन करना, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में किधर होगा, पहले ऑर्बिट में। लेकिन अगर मैं कह के आपसे R2 मांग रही हूं, अभी तक आपने सबके फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट का निकाला, मेरे को कुछ ऑब्जर्वेशन कराना था, बट एक चीज पॉइंट आउट हुई है, पहले उसे क्लियर कर लूं, फिर आपके उसी डाटा पे आऊंगी, उसे अभी काटना मत। R2 है मतलब आपको अब कहा जा रहा है हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट जो बनेगा उसका रेडियस दो। तो हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट जो बनेगा उसका रेडियस क्या दोगे बच्चों, अब वैल्यू तो चलो आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे आज की क्लास नहीं लगा रही मैं। जो ये n स्क्वायर था उसकी जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट तो 2 स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट मैंने पूछ लिया तो 0.529 डिवाइडेड बाय लिथियम है, लिथियम का z कितना होगा, 3, और ऑर्बिट क्या होगा, 3 स्क्वायर। रेडियस को मैं और इसलिए नहीं लेना चाह रही, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन रेडियस, बट उस पे आपको 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि आपके सवाल आएंगे जो आने भी चाहिए। मेरा टाइम जा रहा है, मेरे को टेस्ट कंडक्ट करना है। तो रेडियस वाली स्लाइड पे भी बहुत से सवालों के जवाब ना मैंने दिए ना पूछे, बस इतना कर लीजिएगा, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अभी एक आखिरी सवाल पूछ के छोड़ रही हूं, आपको टेस्ट दे रही हूं, इसलिए ध्यान यही सारी चीजें अभी डिस्कस होनी रहती हैं। दीज आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच आई विल बी टेकिंग टू नेक्स्ट क्लास, कि सबके पहले ऑर्बिट का रेडियस सेम नहीं है, सबके दूसरे ऑर्बिट के रेडियस सेम नहीं है। बट अगर मैंने और पढ़ा दिया तो मेरा टेस्ट और मेरी क्लास लंबी खिंच जाएगी। मैंने R2 लिखा है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड थी सेकेंड ऑर्बिट का पूछने में। तो इसीलिए आप लोगों ने जब निकाला हीलियम इलेक्ट्रॉन एक और सेकंड ऑर्बिट का निकाल के या फर्स्ट का निकाल के जो भी किया कॉपी में, वी आर करेक्टिंग इट नाउ। अगर यहां पर मैंने R2 लिखा है मतलब ये n ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो आपको पता है ना फॉर्मूले में इधर n लिखना होता है, तो मैंने इसीलिए n लिखा, ठीक है, n की वैल्यू लिखी सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहां मैंने लैंग्वेज नहीं दी और मैंने यहां टाइम भी नहीं लगाया। नेक्स्ट क्लास इसी स्लाइड से स्टार्ट होगी, अभी बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग जो आपको दिखाना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ एक चीज जो आप लोगों को बता के छोड़ रही हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला, एनीवन अपनी चॉइस का फॉर्मूला, हाफ mv² किसी ने बोला ना मैं क्लास से बाहर निकाल देना है, ये इंटेंशनली बोला गया है। हाँ आपने बोला हमारे को तो मौका मिल गया, लूज बॉल दिया मैम, छक्का तो मारेंगे, आईपीएल सीजन वैसे ही चल रहा है, ये क्या मतलब है, यहाँ क्या क्या गाने गाए जा रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से हम बोहर में ही चल रहे हैं। हाफ mv², गो टू फिजिक्स, टाइम भी हो गया है वैसे ही। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों,
Why इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज नेगेटिव? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों बता रहे हो आप? आखिर एनर्जी नेगेटिव हो ये कैसे पॉसिबल है? ये एक सवाल और इसका जवाब। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा और यहां घुसाएगा बस। ये नेक्स्ट क्लास में पूरा, नेक्स्ट क्लास के लिए सवाल ढूंढ के लाओ, वो दे रही हूं, ठीक है? आप लोग बताओ, न्यूक्लियस से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच एनर्जी कितनी? निकलवाया था थोड़ी देर पहले। परफेक्ट। यहां हुई एनर्जी 0। ये बोहर का लॉजिक है। अगली क्लास में फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे। किसी ने कहा भी था यहां, मैंने चुप रहने को कहा था, एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, राइट? डेल्टा ई। तो यहां पे एनर्जी है 0। एक सिचुएशन इमेजिन करो, जैसे जैसे अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस न्यूक्लियस के पास लेके जाती हूं, व्हाट कम्स इनटू प्ले? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या बताया था आज? जब भी किन्हीं दो चीजों में जो दूर दूर हैं, उनको अगर मैं पास ला रही हूं, इफ दे आर शेयरिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आएगा, इट विल एमिट सम एनर्जी। 0 में से कुछ एमिट होगा तो क्या बचेगा? माइनस, नेगेटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है।